डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑसिलेटर। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ आरसी ऑसिलेटर, दैट इज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से जो फीडबैक नेटवर्क है वो फेज शिफ्ट के पर्पज से एम्प्लॉय किया जा रहा है। Alright, before we actually discuss the circuit diagram of a phase shift oscillator, एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम इसमें फेज शिफ्ट वाला जो बरखाउसेन क्राइटेरिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें इजी लगेगा बाद में इसका सर्किट के थ्रू जो इसका मेन पार्ट है, दैट इज द मेन द एम्पलीफायर पार्ट है, वो कितना फेज शिफ्ट दे रहा है, उसके बाद जो फीडबैक नेटवर्क है वो कितना फेज शिफ्ट दे रहा है, एज ए होल ए टोटल ऑफ 360 डिग्री एज वेल एज 0 डिग्री का फेज शिफ्ट हम अचीव करेंगे, जो कि बरखाउसेन क्राइटेरिया को अचीव करेंगे और ऑसिलेशंस को हम जनरेट करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट हैव द ग्लांस ऑन दिस ब्लॉक डायग्राम। हमेशा से हमने एक ब्लॉक डायग्राम को समझा हुआ है। ये मेरा जो है एम्पलीफायर वाला पार्ट है, जो कि ए गेन देगा, ओपन लूप गेन देगा, और इधर से आपका इनपुट आना चाहिए, ऑल्दो एक्चुअली इनपुट नहीं देते हैं हम ऑसिलेटर में, हम समझ चुके हैं बेसिक्स ऑफ ऑसिलेटर को। इसका आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, जिसको मैं वी नोट से दिखा देता हूँ, और आप जो आउटपुट लोगे उसी को एक फीडबैक पाथ से, एक फीडबैक नेटवर्क के थ्रू होते हुए, जिसका एक अपना एक फैक्टर होगा, इसका कुछ हिस्सा लेगा वो, उस हिस्से को हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। और जो हिस्सा निकलेगा उसको वी एफ बोला जाएगा, मतलब फीडबैक वोल्टेज। इसको मैं अभी मैथमेटिक्स में और समझाऊंगा आपको आगे जाके। यहाँ पे ये इसके साथ क्या हो जाता है, इन फेज या 0 डिग्री आउट ऑफ फेज के साथ, 0 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ इसमें ऐड होता है, और इधर से इनपुट आता है। बट यहाँ पे हम सब कुछ ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। सी हाउ द ड्रॉइंग इज गोइंग टू बिकम। यहाँ से ये जो मैंने ड्रॉ किया इधर से फीडबैक वाला चीज़, वो डायरेक्टली मैं दिखाऊंगा कि इनपुट की तरफ जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है। क्यों? बिकॉज हम कोई इनपुट अब इधर से ले नहीं रहे हैं, हम इधर जो आउटपुट है वही एक काइंड ऑफ इनपुट बन के इधर अप्लाई हो जा रहा है। सो दिस विल बी द वे आवर डायग्राम्स फॉर ऑसिलेटर्स विल बी देयर। एवरी डायग्राम जो एवरी नेक्स्ट टाइप जो बताऊंगा आपको, तो नॉट गेट कंफ्यूज कि इनपुट को क्यों नहीं दिखा रहे हो आप। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द इनपुट एक्चुअली। तो यहाँ से जो आपने वी आउट लिया है, जो वी आउट जो यहाँ से आप ले रहे हो, यही वी आउट ये से जा रहा है, और ये बीटा से मल्टीप्लाई होकर जो फैक्टर इसका, ये कुछ हिस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेट फैक्टर जो मल्टीप्लाई होगा उसके। तो ये मैं मैथमेटिक्स कहना चाहता हूँ कि वी एफ, या सिंपल मैं पहले कर दूँ इस बात को और सिंपल लिख देता हूँ कि ऑब्वियसली ये सब ऑल पॉजिटिव फीडबैक और फीडबैक के चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि ये वी एफ विल बी नथिंग बट इक्वल टू बीटा इंटू वी नोट। सो एक बीटा जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं वो क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो वी एफ डिवाइडेड बाई वी नोट है, ये आप जान लें, ये आप समझ लीजिए। यानी कि फीडबैक नेटवर्क से पहले जो वोल्टेज है, ऑब्वियसली आउटपुट वाला वोल्टेज रहेगा जो आपको एम्पलीफायर का आउटपुट में मिल रहा है, तो वो पहले वाला वोल्टेज, उसमें वो मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बाद जो आउट वोल्टेज निकल के पहुंचेगा इनपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर, उसका रेशियो होता है ये बीटा। तो ये बीटा को जरूर समझ ले, इसका यूज है, काफ़ी सिग्निफिकेंट टर्म है, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया मेरा बीटा का डेफिनेशन और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करेंगे कि जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हम बनाने वाले हैं उसमें ये जो पार्ट है, दिस पार्ट द एम्पलीफायर पार्ट, ये आपको 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज, मतलब कि जो भी इधर से आ रहा जो भी चीज़ें और इधर निकल रहा, इन दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमको देखने को मिलेगा। हम वट एवर डिवाइस आई एम गोइंग टू यूज, एफईटी यूज करूँ, बीजेटी ट्रांजिस्टर यूज करूँ, या डायरेक्टली एक ऑप एम्प आईसी यूज करूँ, वट एवर आई एम गोइंग टू यूज द डिवाइस ओवर हेयर फॉर पर्पज ऑफ एक्चुअली एम्पलीफिकेशन विथ इनफाइनाइट गेन, वो मेरा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे देगा, ठीक है। हम लोग अगर रिकॉल करें आपको एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको याद होगा कि नॉर्मल एक बीजेटी ट्रांजिस्टर जो होता था, उसको अगर आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप लगाओ, तो इधर से जो इनपुट आप देते थे, इधर से जो आउटपुट लेते थे, उसमें क्या होता था, फेज रिवर्सल हो जाता था, फेज रिवर्सल हो जाता था। वो भी 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग देता है, एफईटी भी 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग देता है। और आपको याद करा दूं कि ऑप एम्प अगर आप यूज करते हो, तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प अगर यूज करते हो इन्वर्टिंग में, इन्वर्टिंग वाला, तो वो भी माइनस में आउटपुट देता था आपको, यानी कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता था। तो इट्स नॉट लाइक समथिंग कि क्या 180 डिग्री फेज शिफ्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। सो यू आर सिंपली गोइंग टू अचीव दिस फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। हम अभी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में डायग्राम बनाऊंगा, सर्किट डायग्राम, तो और बेटर आपको दिख जाएगा वो बात। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो आपको ये दे देगा बंदा। और ये जो बीटा वाला जो नेटवर्क है, यानी कि फीडबैक नेटवर्क,
दिस नेटवर्क विल ऑल्सो हैव इट हैज टू प्रोवाइड 180 डिग्री, 180 डिग्री प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, सो दैट 180 डिग्री यहाँ गया और फिर 180 डिग्री यहाँ से गुजरा, तो ये ओवरऑल 360 डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसको ही 0 डिग्री बोल सकते हैं, दैट्स वाई 360 डिग्री और 0 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली देखा जाए तो 360 डिग्री का हो रहा है, वो 360 डिग्री कोई चीज़ अगर उलट के वापस आ जाए तो यानी कि वापस आ गया अपने पॉइंट पे, यानी कि 0 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ है, इसलिए 360 डिग्री और 0 डिग्री इस तरह से लिखा जाएगा। सो यही फेज शिफ्टिंग का जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, यही एम्प्लॉय किया जाता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के सर्किट में। तो ये आपको सिंपल लगना चाहिए, जब मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो नहीं लगना चाहिए कि कैसे कैसे सर ने बताया। ये दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बिकॉज वेन ब्रिज ऑसिलेटर जब पढ़ेंगे तो उसमें मेरा फेज शिफ्ट इस तरह से नहीं होगा, ओवरऑल मेरा 360 डिग्री होना है। बार्कहाउसेन कहता है कि 360 डिग्री तो आपको फेज शिफ्ट कराना है, बट यहाँ पे 180 कराओगे तो यहाँ 180 कराना होगा, अगर यहीं पे आप 360 करा लोगे तो यहाँ 0 कराना होगा, तो समथिंग लाइक दैट ओवरऑल आपको 360 डिग्री का फेज शिफ्टिंग करानी है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं, अब आने वाला हूं मैं सर्किट डायग्राम पे, राइट। सर्किट डायग्राम पे मैं आऊँगा तो दिखाऊंगा कि किस तरह से ये 180 डिग्री कर रहा है और ये भी 180 डिग्री करेगा। जो ये मैंने बीटा का नेटवर्क बनाया है, इसकी जगह पे एक हम लोग इसमें यूज करेंगे, देखिए जो नेटवर्क आपको यूज करने वाला हूँ, एक इसको कहते हैं, देखिए कैपेसिटर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज अवेल होगा वो कैपेसिटर से रेजिस्टेंस से गुजरते हुए फिर आगे जाएगा, फिर कैपेसिटर रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये इसको कहते हैं, ये सी आर विल हैव द इक्वल वैल्यूज ऑफ सी एंड आर, ठीक है, आपस में बराबर होंगे, सी आर बराबर है, सी बराबर है, तो उसको कहते हैं आर सी लेडर नेटवर्क। इसमें आरसी के 3 सेक्शन है, एक आरसी सेक्शन, फिर दूसरा आरसी सेक्शन, फिर तीसरा आरसी सेक्शन, तो देयर आर 3 आरसी सेक्शंस। तो ये ओवरऑल आपको यही क्या है, आपका फीडबैक नेटवर्क है। मैं अभी दिखाऊंगा कंप्लीट डायग्राम, होलिस्टिक डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ये आपका है फीडबैक नेटवर्क, ये आपका फीडबैक नेटवर्क है, जो मैं फीडबैक नेटवर्क यहां पे बनाता हूं, फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। उसके बदले में ये वाला सर्किट बनाऊंगा, ये सब ग्राउंडेड है नीचे, ठीक है। तो यही नेटवर्क आपको फीडबैक नेटवर्क का काम करेगा, फीडबैक फैक्टर प्रोवाइड करेगा, और जो बीटा का जो फैक्टर है वो प्रोवाइड करेगा, और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी के बेसिस पे पूरा एनालिसिस करके हम ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे। तो आरसी फेज शिफ्ट, आरसी ऑसिलेटर और एलसी ऑसिलेटर, 2 टाइप के ऑसिलेटर्स हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो आरसी ऑसिलेटर का नाम का मेन रीजन ये भी है कि आरसी नेटवर्क फीडबैक में यूज किया जाता है, इसलिए इसका आरसी टाइप ऑफ ऑसिलेटर है। प्लस जो आपका जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग सिग्नल जो ऑसिलेट करता है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड और डिटरमाइन इसी माध्यम से, इसी फीडबैक नेटवर्क से किया जाता है, या कह सकते हो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर बिहाइंड दैट व्हाट फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड फॉर द ऑसिलेशन ऑफ दिस ऑसिलेटर। तो वो फ्रीक्वेंसी भी यही डिसाइड करने वाला है, तो इसलिए इस नेटवर्क को हम समझेंगे जरूर। उसी तरह से एलसी ऑसिलेटर्स में एलसी नेटवर्क फीडबैक नेटवर्क में यूज होगा, और वही उसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने वाला है। तो ये एलसी लैडर नेटवर्क को हम समझे जरूर, केवीएल केसीएल नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, सो दिस इज गोइंग टू बी यूज हियर। और आरसी लैडर नेटवर्क इसका नाम है, 3 आरसी सेक्शन है, और ये ओवरऑल आपको ऑब्वियसली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देने वाला है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा मैथमेटिक्स के माध्यम से कि ये एक सेक्शन हुआ, दूसरा सेक्शन हुआ, तीसरा सेक्शन हुआ, और आइडेंटिकल सेक्शन है, यानी ये भी 60 डिग्री का देगा, ये भी 60 डिग्री का देगा, और ये भी 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। ओवरऑल हो जाएगा कितना, 6 6 6 18, यानी 180 डिग्री का ये फेज शिफ्ट देगा आपको। सो ऐसा कुछ सारे सर्किट चीज़ों का यूज होने वाला है। लेट अस फर्स्ट मूव टू दिस सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब मैं सर्किट डायग्राम बनाने वाला हूं यहाँ पे। सर्किट, वो था ब्लॉक डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी बोल सकते हो और सिंपली फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी बोल सकते हो। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ऑब्वियसली एक आरसी ऑसिलेटर है। तो देखिए ये जो मैं ब्लॉक डायग्राम ये जो बनाया हूं, इसकी जगह पे मैं एक ऑप एम्प यूज करूंगा। ऑप एम्प भी नहीं करना चाहिए मुझे, मैं एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करूंगा। वाई, बिकॉज आई वॉन्ट ए 180 डिग्री फेज शिफ्ट, आई वॉन्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो मुझे क्या यूज करना चाहिए,
बीजेटी भी यूज कर सकता था, एफईटी भी यूज सकता था, लेकिन अगर ऑप एम्प यूज करके मुझे बनाना है तो मुझे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन्वर्ट कर देता है, यानी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ऑप एम्प वाले सीरीज में हमने पढ़ा था, देखिएगा, आई होप आपको ये याद होंगी ये बातें। ये मैंने लिया एक ऑप एम्प, इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसका आउटपुट है, आउटपुट को मैं यहाँ से लिया फीडबैक रेजिस्टेंस RF के थ्रू इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे भी एक इनपुट साइड में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, और मैं अपना इनपुट, अगर ये जस्ट इमेजिन कंसिडर इट एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो मैं अपना इनपुट यहाँ देने वाला हूँ, और ये आउटपुट मेरे को यहाँ से मिलने वाला है, और इसको ग्राउंड कर देने वाला हूँ। ये मेरा हो गया एम्पलीफायर वाला हिस्सा, एज एन एम्पलीफायर हिस्सा। और ये आपको 180 डिग्री का, यहाँ पे अगर कुछ भी अप्लाई करोगे तो यहाँ से जब आउटपुट निकलेगा 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज हो जाएगा, यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, बिकॉज दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो दैट्स फॉर श्योर, ये हम जानते हैं, वी नो ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये हम जानते हैं। बट नाउ दिस आई एम गोइंग टू यूज दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज एन ऑसिलेटर, एज ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फीडबैक दूंगा, फीडबैक में पॉजिटिव दूंगा, निगेटिव दूंगा, ओवरऑल मेरा फीडबैक पॉजिटिव हो जाएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सी हियर, मैं एक डिफरेंट कलर लेने वाला हूँ फीडबैक नेटवर्क के लिए एक, ठीक है। अब मैं जो भी करूँगा मैं इतना करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बताया था मैंने, कि जो मैं यहाँ पे आउटपुट लिया हूँ वो 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग के साथ मैं इनपुट साइड में दे दूंगा। तो यहाँ पे मुझे इनपुट देना है, तो आउटपुट को ही मैं यहाँ से फीडबैक नेटवर्क के थ्रू इनपुट पे दूंगा, कोई अलग से इनपुट नहीं दूंगा। मैं जो आउटपुट ले रहा उसी को एज ए फीडबैक उसको इनपुट बना के दूंगा, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ दूंगा। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि दिस काइंड ऑफ नेटवर्क आई एम गोइंग टू एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग दी 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आउटपुट को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। मैं फीडबैक नेटवर्क बना रहा हूँ, ठीक है, आपको यही वाला नेटवर्क बनाने वाला हूँ, आपको ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे देगा, ठीक है, सी दिस। फिर कैपेसिटर, फिर एक रेजिस्टेंस, 3 सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, आरसी का एक सेक्शन, आरसी का दूसरा सेक्शन, ये भी ग्राउंडेड रहेगा, और ये हो गया आरसी का तीसरा सेक्शन। 3 सेक्शन यूज करूंगा सो दैट मेरा कंप्लीट 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग मिले। और यहाँ पे जो वोल्टेज अब अवेलेबल होने वाला है, इसके समझ लीजिए एक तरह से कि आपका ऑप एम्प का आउटपुट यहाँ मिला और इस नेटवर्क का आउटपुट यहाँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी लिखा ही है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, V नोट आपका यहाँ पे आया, सी दिस व्हाट आई एम सेइंग, V नोट V0 यहाँ पे आउटपुट आया, और इसके थ्रू जब यहाँ पे आया तो VF बन गया, ये आपका बीटा फैक्टर देगा, ठीक है, और वही VF आपने आगे जाके यहाँ पे दे दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी चीज़ अवेलेबल होंगी 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ यहाँ आ जाएंगी, और फिर यहाँ से 180 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद यहाँ आ जाएंगी, तो 360 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद वो डायरेक्टली फिर यहाँ पहुँच जाएंगी। सो यू आर प्रोवाइडिंग ओवरऑल फेज शिफ्ट ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री। सो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो एज फार एज द फेज इज कंसर्न्ड। और गेन की बात करें तो इसका अपना कुछ गेन होगा, विल कंसिडर द गेन, लेट मी टेक सम कलर, इसका कुछ गेन होगा A, और इसका जो फैक्टर होगा वो ऑब्वियसली VF बाई V नोट इज इक्वल टू बीटा, तो इसका कुछ अपना फैक्टर होगा बीटा, और AB मस्ट बी, इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, और AB का जो फेज होगा वो हमने देख ही लिया 360 डिग्री या 0 डिग्री भी बोल सकते हो। तो अच्छा, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मैंने अलग अलग अभी बातें करूँ तो जो गेन आपका इसका जो फेज शिफ्ट था वो 180 डिग्री देता है, और बीटा जो गेन है वो देता है 180 डिग्री, ये भी देता है। दैट्स वाई दोनों को ऐड करके आपको मिलता है 0 डिग्री, कह सकते हो डायरेक्टली 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये जो A है वो 180 डिग्री दिया है, तो A का जो वैल्यू होगा, मतलब A जो एक A एज ए नंबर, A एज ए वैल्यू विल बी ए रियल वैल्यू, विल बी रियल वैल्यू। ये समझ में आएगा आपको रियल और क्या बोलना चाहता हूँ। और ये जो बीटा होगा वो भी रियल होगा, वो भी एक रियल नंबर होगा, एक रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों 0 डिग्री नहीं, दोनों 180 डिग्री का ही फेज शिफ्ट दे रहे हैं। आई शो यू, सिर्फ मैथमेटिकल सेंस में अभी समझिए, बाद में इसका बाकी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ जाएगा। सी व्हाट आई एम सेइंग, मैथमेटिकली समझिएगा। अगर मैं आपको रियल इमेजिनरी प्लेन पे
कहूँ कि कोई वैल्यू इस लाइन पे एग्जिस्ट करती है, 0 डिग्री लाइन है, इस पे एग्जिस्ट करती है कम, ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का लाइन एक्सिस है, इधर अगर है तो वो 180 डिग्री हो गया, और इधर गया तो वो फिर से 0 ये हो गया 270 डिग्री और -90 डिग्री। तो बता दूं कि इस लाइन पे कोई चीज़ है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यूज, तो इस पे जो भी होंगे वो रियल वैल्यूज होंगे। आपको पता होना चाहिए ये हमारा एक्चुअल रियल नंबर लाइन है। ये जो बीच का जो लाइन है, दिस लाइन, दिस एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस है। यानी कि आप इस लाइन पे हो, ऐसे भी बचपन में भी हमने पढ़ा था, हमारा नंबर लाइन ये होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस पे कोई वैल्यू है 0 पे हो या 180 के आसपास हो, 0 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे, वो सब रियल नंबर्स होंगे, और इधर जो होंगे वो प्योर इमेजिनरी होंगे, और इनके बीच में जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, थोड़ा रियल पार्शियल रियल होंगे, पार्शियली इमेजिनरी होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि ऑब्वियसली आपका जो ए है उसका भी फेज क्या है, 180 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं ए इसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है, बीटा भी इसी लाइन पे, यानी कि ए भी रियल है और बीटा भी रियल है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये दोनों वैल्यूज रियल है, ये दोनों वैल्यूज ना तो कॉम्प्लेक्स है ना ही इमेजिनरी है। बाद में हम समझेंगे कैसे रियल इमेजिनरी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या वहाँ पे बाद में देखेंगे। और फिलहाल समझ लिए कि ए इज रियल, बी इज रियल, बिकॉज ए का भी फेज 180 डिग्री है और बीटा का भी फेज 180 डिग्री है, और दोनों का जो प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ये कंडीशन हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे इसके गेन को या इसके गेन को कि वो उसका प्रोडक्ट का गेन 1 हो ही जाएगा, तो बार्खाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट हम इसका करा रहे हैं, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हम, अच्छा इसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो ईच सेक्शन है ये भी 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, ये भी फेज 60 डिग्री देगा, ये भी 60 डिग्री देगा। ये किस तरह से 60 डिग्री 60 होगा ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे ये भी समझना होगा आपको कि RC की जो वैल्यू होगी, ये R, ये C, ये R, ये C, ये R, ये C, इनकी वैल्यूज भी हमें ऐसे चूज करनी पड़ेगी सो दैट हम लोग वो क्लोज टू 60 डिग्री का वैल्यू हम अचीव करेंगे। अब एक सेक्शन का 60 डिग्री में आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका कोई वोल्टेज यहाँ अवेलेबल है, उस कैपेसिटर के माध्यम से फिर इस रेजिस्टेंस तक पहुँचेगा, और इसी रेजिस्टेंस से फिर जो रेजिस्टेंस वो वैल्यू है आगे बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ आप दोगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ निकलेगा। फिर इस सर्किट को समझ लिए, ये आपका एक RC नेटवर्क है, तो फेस जो इसका एंगल होगा वो ऐसे निकलता है, दोनों का रेशियो आप लोगे अगर, तो आउटपुट पे आपको R रेजिस्टेंस पे मिल रहा है और इनपुट आपके R और C दोनों पे मिल रहा है, तो R प्लस इसका इंपेडेंस क्या होगा, XC मतलब 1/j⍵C, ठीक है। तो अगर आप इसका एंगल निकालो, इसका एंगल निकालो, तो एंगल कैसे निकलता है, रियल वैल्यू है तो रियल वैल्यू का एंगल तो 0 डिग्री आएगा, ठीक है, 0 डिग्री आएगा, और ये नीचे इसलिए माइनस आएगा, और क्या होता है x प्लस jy, इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एंगल क्या होता है, tan इनवर्स y/x। आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ऐसे एंगल निकलता है। तो इसमें क्या है, j को -j कंसिडर कर सकते हो, तो एक माइनस आएगा, दैट माइनस तो विल बी कंसिडर्ड, बट इसमें जो आपका y वैल्यू है 1/ω_c है, तो 1/ω_c डिवाइडेड बाई रियल वैल्यू क्या है r, ठीक है। ये सॉरी tan इनवर्स लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, tan इनवर्स विल ऑल्सो बी अकाउंटेड। सो जस्ट ए ग्लांस से दिस डेप्थ नॉलेज इज नॉट ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट आप समझिए कि एंगल कैसे होता है। तो यहाँ पे -tan इनवर्स 1 इसको लिख सकते हो -tan इनवर्स 1/j तो हट गया था ω/RC। तो R की वैल्यू, C की वैल्यू आपको इस तरह से चूज करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू 1/√3 बन जाए। 1/√3 जैसे ही बनेगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। So something like that, we choose the values of R and C such that the phase shift provided by each section of RC ladder network, that is RC इस सेक्शन का भी 60 डिग्री हो जाए, सिमिलरली इसका हो जाए, और ओवरऑल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये प्रोवाइड करता है। तो बार्खाउसेन क्राइटेरिया के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट कि कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डिराइव किया जाए, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हो रहा है उसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं। यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला, तो प्लीज पे अटेंशन कैसे हम निकालने वाले हैं। तो हमारा जो फीडबैक नेटवर्क है वो क्या है, उसको मैं डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे एक C होता है, फिर एक R होता है, फिर दूसरा C, फिर दूसरा R, फिर तीसरा C और तीसरा R,
ठीक है, इसको डायग्राम को समझ लीजिए पहले और इस ओरिजिनल डायग्राम में चलते एक बार। देखिए यहाँ पे वी और दे रहे हो और यहाँ से वी एफ ले रहे हो, यानी कि मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे वी जीरो अवेलेबल होगा इस पॉइंट टर्मिनल्स पे और इस टर्मिनल से आप वी एफ को ले रहे हो और हमारा टारगेट क्या है, वी एफ बाई वी जीरो को निकालना, यानी कि बीटा को निकालना। बीटा को निकालेंगे तभी तो हम बीटा को वैल्यू से हम लोग यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं कि बीटा के वैल्यू जो होगा वो रियल वैल्यू होना चाहिए। मैंने क्या बताया, ए तो रियल है ही, लेकिन हमारा एनालिसिस अभी फीडबैक नेटवर्क पे हो रहा है, तो हम बीटा को रियल होने पे कंडीशन को देखते हुए हम इसके रियल होने की वजह से हम एक इक्वेशन बनेगा, जो इक्वेशन हमें इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को निकालने में हेल्प करेगा। तो बीटा विल बी रियल, ये जो डाटा मैंने बताया, जो फैक्ट बताया, इट्स गोइंग टू बी यूज्ड, राइट। सी हियर, सो ये सारे मेरे सी है, ये मेरे सारे आर है। आई होप डायग्राम थोड़ा क्लियर है आपके लिए। यहाँ से मैं वी एफ लेने वाला हूँ, तो बीटा निकालना हमारा टारगेट है। बीटा निकालने के लिए देखिए क्या करने वाला हूँ, कुछ केवीएल केसीएल का यूज होने वाला है। तो मैं कुछ वोल्टेजेस को मार्क कर लेता हूँ। मेरा रेशियो इन दोनों वोल्टेजेस के बीच में होने वाला है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे वोल्टेजेस नोड्स मैं मार्क करने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्टली निकालने से बहुत केओटिक, बहुत ही कम्बरसम इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो इस नोड का वोल्टेज को V1 मान लो, इस नोड के वोल्टेज को V2 मान लो, और इस नोड का वोल्टेज को कुछ मानना नहीं है, क्योंकि जो VF है वही इटसेल्फ यहाँ पे है ऑब्वियसली। अगर आप नेटवर्क थ्योरी में अच्छे हो, वी आर गोइंग टू यूज आवर बेस्ट नॉलेज ऑफ KVL एंड KCL। सो अगर आप नेटवर्क थ्योरी में एक अच्छे स्टूडेंट है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसके इन V1 माइनस V2 का इसका वोल्टेज हो सकता है VF। सो समथिंग लाइक हम इस कैपेसिटर के वोल्टेज को डायरेक्टली VC लिखेंगे, यूज करेंगे इसको अपने थेसिस एनालिसिस के लिए। ऑल वोल्टेज विल बी VC, वाई, बिकॉज सब कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस बराबर है, ठीक है, इसीलिए हम सबका वैल्यू बराबर मान के चलेंगे। और यहाँ पे मेरे पास देखिए मेश बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा, तो हम इस तरह से कुछ 3 मेसेस एक्चुअली बन रहे हैं। तो मैं 3 यहाँ पे एक I1 करंट मान के चलूँगा कि इस लूप में फ्लो कर रहा है, इस लूप में मान के चलूँगा कि I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हमारा कुछ ईजी होगा एनालिसिस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो करंट को मार्क करके लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए I1 को मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ, या लेट मी ट्राई टू राइट कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करंट फ्लो रहा है। देखिए इस डायरेक्शन में I1 आ रहा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस KVL KCL थिंग्स। बेसिकली ये KCL है, किरचॉफ्स करंट लॉ को मैं यहाँ पे थेसिस कर रहा हूँ। KCL को थेसिस समझिएगा। सी दिस, थ्रू दिस रेजिस्टेंस, बस फर्स्ट जो आर रेजिस्टेंस है, इससे इधर में इस डायरेक्शन से ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान से देखो तो I1 आ रहा, लेकिन I2 तो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। ऑल करंट्स आर एक्चुअली फ्लोइंग क्लॉकवाइज, लेकिन इसके इधर से पॉइंट ऑफ व्यू से ये I2 फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है वो इस रेजिस्टेंस पे फ्लो कर रहा है। तो V1/R, जो V1 इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो V1 है, तो इस रेजिस्टेंस का करंट क्या होना चाहिए, V1/R। लेकिन V1/R को अगर मैं दिस नेम्ड करंट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँ तो I1 माइनस I2 होगा। सो सिंपली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट I1 माइनस I2 विल बी इक्वल टू V1/R। थोड़ा लंबा हमारा डेरिवेशन होने वाला है, इसलिए हैव पेशेंस। सो I1 माइनस I2 विल बी V1/R, ठीक है। V1/R जो होगा वो I1 माइनस I2 होगा। ये नोट करके रख लो, इसका यूज हम करने वाले हैं। सिमिलरली हम इसमें भी लिखने वाले हैं कि I2 माइनस I3 जो होगा वो V2/R होगा। बिल्कुल इस रेजिस्टेंस में सेम चीज़ अप्लाई करें तो I2 इधर से आ रहा है, I3 इधर से आ रहा है। और थर्ड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सिंपली VF/R ही मेरा I3 है, क्योंकि कोई चौथा करंट मेरे पास नहीं इधर। तो ये मेरा जो I3 होगा वो सिंपली VF/R होगा। इससे क्या होगा कि VF, V2 और V1 में एक रिलेशनशिप देने की कोशिश करेंगे I1, I2 एंड I3। तो विल बी यूजिंग इट फ्रिक्वेंटली फॉर आवर KVL। एक्चुअली में हम KVL अप्लाई करेंगे V2 निकालने में, फिर V1 निकालने में, और लास्ट में फिर V0 को निकालेंगे इनके टर्म्स में। तो देखिए कुछ ऐसा क्या करने वाले हैं, आप पहले ही समझ लीजिए इस बात को। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द एनालिसिस। VF के टर्म्स में मेरा V2 निकलेगा, फिर V2 के टर्म्स में V1 निकलेगा, तो इनडायरेक्टली VF के टर्म में मेरा V1 मिल जाएगा। सिंपली VF तो मेरा एक पार्ट है और V0 मेरा एक पार्ट है, इन दोनों के रेशियो मुझे निकालना है। तो VF के टर्म्स में V2 निकालूंगा, फिर V1
और V2 का एक इसमें रिलेशन बनाऊंगा तो V1 जो है V2 के टर्म्स में आ जाएगा। सो ऑलरेडी V2 मेरा VF के टर्म्स में, यानी कि V1 भी मेरा VF के टर्म्स में आ जाएगा। फिर सिमिलरली V0 और V1 में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करूंगा, तो V0 और V1 में जब रिलेशन बनेगा तो मेरा V1 V2 से रिलेटेड है, V2 VF से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली मेरा V1 VF से रिलेटेड है, सो इनडायरेक्टली मेरा V0 और VF में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा और उस रिलेशनशिप को हम बीटा बोलेंगे और बीटा शुड बी रियल। सो उसको रियल करने के लिए जो मैथमेटिक्स मुझे प्रेरित करेगा वो मैं करूंगा और वहां से मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, सो सी नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट दिस एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप 1 में क्या करने वाला हूं मैं? स्टेप 1 सी, सबसे पहले मेरा जो स्टेप कहता है कि केवीएल लगाओ और V2 की वैल्यू निकालो। यहाँ पे ये जो V2 है ये निकालो। ठीक है, V2, सो V2 विल बी इक्वल टू, स्टेप 1 केवीएल लगा रहा हूँ, ऑब्वियसली केवीएल लगा रहा हूँ। V2 विल बी इक्वल टू, सी अंडरस्टैंड यार, ये जो V2 होगा ऑब्वियसली ये एक पॉइंट, ये सोर्स की तरह काम कर रहा है इस कैपेसिटेंस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए और इस रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए वोल्टेज, इस कैपेसिटेंस को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए इसको, तो इन दोनों का वोल्टेज का एडिशन ही ये होगा। सिमिलरली इन दोनों का, सी एक बार इस बात को भी समझ लीजिए आप कि ये आर और ये कैपेसिटेंस, इन दोनों का जो वोल्टेज है वो इस पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, फिर ये आर और ये कैपेसिटेंस का वोल्टेज इस पॉइंट से आ रहा, फिर ये आर और ये कैपेसिटेंस का वोल्टेज इस मेन सोर्स से आ रहा। तो एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो आप, फॉरवर्ड डायरेक्शन में समझो तो ये V0 ने इसको वोल्टेज दिया और इसको दिया, फिर वही दोनों, फिर वही ये वोल्टेज R जो मिला वो इसको दिया, फिर इस R को जो वोल्टेज मिला वो इसको दिया, इस तरह से कुछ है। इसीलिए मैं लिखने जा रहा हूँ सिंपल, ये जो V2 है वो VC और ये जो R का रेजिस्टेंस दैट इज VF है उसके बराबर है, तो वही मैं लिख रहा हूँ सिंपली। सीरीज जल्दी से समझ लेते हैं इस बात को। तो V2 विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस का वोल्टेज प्लस उधर का रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो कि VF है, जो मैंने बताया था ना VF से स्टार्ट करेंगे हम, तो ये लिखने जा रहा हूं मैं। अब इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं अपने सुविधा के लिए, VF को इधर और VC को इधर लिखूंगा, लेकिन VC के बदले में जो बात आने वाली वो लिखने देता हूं डायरेक्ट। VC क्या, इस ये जो कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज। ठीक है, तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज को हम करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वोल्टेज कैन बी रिटन एज करंट एंड रेजिस्टेंस के टर्म्स में। ठीक है, तो करंट यहाँ पे क्या I3 है और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे कुछ रिएक्टेंस काम कर रहा है एक्चुअली, और रिएक्टेंस क्या, उस कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? XC होता है, XC को लिखते हैं 1/j⍵c। सो इतना सारा डिटेल में न लिखने का, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ I3 इंटू दिस। ठीक है, सी करंट यहाँ का I3 है और रिएक्टेंस यहाँ का 1/j⍵c है। सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट I3 इंटू 1/j⍵c, तो बाई 1/j⍵c मतलब बाई j⍵c, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और सिंपल करके मैं I1 I2 I3 के टर्म्स में, ये मेरे यूज करने के लिए चीज़ें हैं, मेरे I1 I2 I3 बस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम है, इनके टर्म्स में मुझे नहीं चाहिए। मैं हर चीज़ को VF के टर्म्स में लिखना चाहूँगा, और R और C तो आएगा ही, ठीक है, बीच में, बट VF के टर्म्स में मुझे हर चीज़ चाहिए। तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ, सी दिस VF इज प्लस I3 के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ? VF/R। सी दिस I3 के बदले में लिख सकता हूँ VF/R। तो यहाँ पे लिखूंगा I3 के बदले में VF/R, और नीचे में ऑलरेडी है तो इसको अरेंज करके लिख देता हूँ j⍵R आ जाएगा, और C तो है ही। और इसको अगर और ज़्यादा अरेंज करने की कोशिश करूँ तो V2 विल बिकम इक्वल टू VF अंडर ब्रेसेस 1 + 1/j⍵RC, और ये मेरा V2 जो है VF के टर्म्स में आ गया। R और C तो रहेगा ही, डोंट ट्राई टू गेट रिड ऑफ RNC तो रहेगा ही, लेकिन V1 V2 I1 I2 I3 इनसे गेट रीड करना हमें। तो ये मेरा V2 का रिलेशन मुझे मिल गया, इसको आप मार्क करके रख लो, ये काम आएगा आपके आगे V1 को रिलेट करने में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप, लेट इफ आई थिंक मैं नेक्स्ट पेज यूज करूँगा बिकॉज जगह का कमी पड़ सकता है। तो यहाँ पे स्टेप 2 में लिखने वाला हूँ। स्टेप 2 में मैं V1 निकालूंगा, यहाँ भी KVL लगाने वाला हूँ और V1 की वैल्यू लिखने वाला हूँ। तो V1 की वैल्यू जैसे VC प्लस VF है, वो VC प्लस VF, ये VC और VF था, अब क्या हो जाएगा, ये जो V1 है वो ये VC प्लस ये V2 आ जाएगा, क्योंकि ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस V2 इज इक्वल टू दिस VC एंड दिस R। सिमिलरली दिस नाउ V2 तो निकाल लिया हमने, V1 विल इक्वल टू दिस VC प्लस दिस V, ठीक है, VC और ये V2। तो VC प्लस V2 लिखूंगा मैं यहाँ पे जल्दी से, VC प्लस
V2, see V2 is equal to Vc plus Vf एंड दिस V1 इज इक्वल टू Vc प्लस V2। ये Vc और ये Vc अलग है, हालांकि ये यहाँ का कैपेसिटेंस का Vc था, ये इस कैपेसिटेंस का Vc है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो नाउ अब इसको मैं सिंपल करने जा रहा हूँ। देखो अपनी सुविधा के लिए इस V2 को इधर लिख दूंगा। V2 को हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो डोंट वरी फॉर V2 का क्या करना है, हमारे पास वैल्यू है। एनालिसिस हमको इस Vc पे करना है। इस Vc का जो कहानी है वो कहता है, जैसे ये जो Vc था वो I3 से बना था, ये वाला Vc I3 पे डिपेंड करता था, बट ये वाला Vc I2 पे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैं लिखूंगा, Vc के बदले में लिखने जा रहा हूँ I2 डिवाइडेड बाई j ओमेगा c, सिमिलरली एकदम। लेकिन I2 को भी I2 की तरह नहीं छोड़ सकते, तो I2 को मैं कोशिश करूंगा कि I3 के टर्म्स में लूँ। I3 के टर्म्स में लेने से फायदा है कि डायरेक्टली Vf के टर्म्स में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा, V2 प्लस I2 के बदले में इसको j ओमेगा c को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरा अब एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। तो I2 के बदले में मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ से समझिए। I2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, I2 कैन बी रिटन एज V2 डिवाइडेड बाई R। V2 के टर्म्स में आने दो, वेलकम है, क्योंकि V2 तो हमारा नॉन है अब, प्लस I3 लिखूंगा यहाँ पे प्लस I3, बट I3 के बदले में लिख सकता हूँ VF बाई R, है ना, ये है I3। तो ये अब I2 के बदले में मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ सीधे। I2 के बदले में लिखूंगा मैं V2 बाई क्या था, V2 बाई R प्लस VF बाई R, ठीक है, V2 बाई R प्लस VF बाई R, एज ब्यूटीफुल एज दैट। ये मेरा हो गया बहुत सुंदर एक्सप्रेशन, V2 बाई R प्लस VF बाई R। थोड़ा लेट, अब इसी पे आपको सिंप्लिसिटी करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंप्लीफिकेशन करना है और थोड़ा ला के कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि V2 आपका नोन है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट रीऑर्गेनाइजेशन करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं। तो इसको लिख सकता हूँ फिर से V2 प्लस, इसमें से R जो है कॉमन निकालूंगा तो ये नीचे में R आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं j ओमेगा RC। j ओमेगा RC एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है, इसको हम हमेशा ऐसे लिखेंगे ताकि गलती से भी हम कुछ और ना लिख दें, इसलिए j ओमेगा RC याद रखिएगा। ओमेगा रहता है, R रहता है, C रहता है, और j तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए रहेगा ही। यहाँ लिख सकते हैं फिर से V2 प्लस VF, राइट, V2 प्लस VF। अब इसका नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन होगा, सिंप्लिसिटी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं V2 प्लस, रीराइट करना सिर्फ इसको J मैथमेटिक्स है, अब हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। दैट्स वाई बचपन में मैथ्स बहुत जरूरी था, बिकॉज इंजीनियरिंग करनी है तो आपको मैथ्स पढ़ना होगा। अब V2 की वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पे। V2 की वैल्यू ये है VF प्लस VF इंटू 1 प्लस 1 बाई j ओमेगा RC, ठीक है। तो वही चीज़ लिखने वाला हूँ, V2 के बदले लिख दूंगा सीधा सीधा। देखिएगा V2 के बदले में क्या लिखने वाला हूँ, एक्सक्यूज मी, V2 के बदले लिखूंगा VF इंटू 1 प्लस 1 बाई j ओमेगा RC। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। V2 के बदले लिखूंगा VF इंटू 1 प्लस 1 बाई j ओमेगा RC, लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे प्लस जो VF है उसको तो लिख सकता हूँ, VF से भागने की जरूरत नहीं, VF हमको चाहिए। देखिए दोनों जगह VF है, VF कैन बी टेकन एज कॉमन। अब यही समझ लेना, मैथ में अगर अच्छे हो, इस VF को बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, और अंदर में 1 प्लस 1 बाई j ओमेगा RC प्लस 1 आएगा, तो ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट V1 इज इक्वल टू, देखिएगा क्या लिखने वाला हूँ, V2 को अभी तक मैंने लिखा नहीं था, इस V2 को अभी तक मैंने कॉपी नहीं, इस V2 का तो मैंने कॉपी कर दिया, इस V2 को मैंने ऐसे छोड़ दिया था। तो इस V2 के लिए फिर से इसके साथ अन्याय ना हो, इसके बदले में भी लिख देता हूँ। V2 का वैल्यू होता है VF इंटू 1 प्लस 1 बाई j ओमेगा, थोड़ा सा खराब हो गया ओमेगा और चलेगा, j ओमेगा RC। ये मेरा इस V2 के बदले में लिखा है, इस पहले वाला जो V2 तब से कॉपी किया जा रहा था, V2 उसके बदले लिख दिया। उसके बाद प्लस मैंने क्या बोला, यहाँ से VF कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा VF बाई j ओमेगा RC। तो इसको लिख सकता हूँ मैं VF बाई j ओमेगा RC, और इधर में क्या है मेरा, अंदर में मैंने बताया था 1 प्लस 1 बाई j ओमेगा RC प्लस 1, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा RC, ब्रेसेस क्लोज्ड। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज़ को, यहाँ पे VF है, यहाँ भी VF बाई j ओमेगा RC है। एक स्टेप आपके लिए मैं लिख लेता हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको लिख सकता हूँ VF, इसको मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखने वाला हूँ, 1 प्लस 1 बाई समथिंग, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, सिंपल है ना। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई दिस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, सो दैट मैं कॉमन जब निकालूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो VF बाई j ओमेगा RC, सॉरी यहाँ पे 2 है, इसी तरह के मिस्टेक्स की वजह से एग्जाम में दिक्कतें हो जाती है,
सो इसको ध्यान दीजिएगा, यह 2 था, मैं गलती से फ्लो में 1 लिखने वाला था। सो दिस इज 2 प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी। अब देखिए यहाँ पे वी एफ नीचे में जे ओमेगा आर सी है, यहाँ भी वी एफ नीचे में जे ओमेगा आर सी है, इसको मैं कॉमन निकालूंगा। वी एफ डिवाइडेड बाई जे ओमेगा आर सी को अगर कॉमन निकाल ले तो अंदर में आएगा 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, ठीक है, 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी। तो ये 1 और ये 2 जुड़ के हो जाएंगे 3, ठीक है, मैथमेटिक्स चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा जे ओमेगा आर सी, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई जे ओमेगा आर सी। अब मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगा, इसके आगे सिंप्लिसिटी मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब यह इस तरह का मेरा पर्सनल रीजन ये भी है कि वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी मैं गलतियाँ चेक कर सकता हूँ, मैं अगर मैं श्योर हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ तो मैं गलत नहीं करूँगा आगे। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ जे ओमेगा आर सी है, यहाँ 1 बाई जे ओमेगा आर सी का ही टर्म यहाँ भी है, जे ओमेगा आर सी का ही टर्म यहाँ भी है, जे ओमेगा आर सी का टर्म ही यहाँ भी है। तो गलती से भी मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं इसी को अपना V1 का एक्सप्रेशन मान लेता हूँ। अब देख सकते हो आर सी के टर्म्स में है और वी एफ के टर्म्स में है, तो इसी टर्म्स में हमको हमेशा लाना अपने फाइनल एक्सप्रेशंस को। तो V1 भी मेरा मिल गया। अब मैं देखिए V2 से हमने स्टार्ट किया, V2 को निकाला, V1 को निकाला, अब V0 पे पहुंचते हैं। सो लेट अस मूव टू आवर फाइनल एक्सप्रेशन दैट इज, ठीक है, स्टेप 3 पे आ जाते हैं। यहाँ भी KVL लगाएंगे ऑब्वियसली, और इस बार V0 के लिए निकालेंगे। V0 का वैल्यू भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा। ये जो V0 है वो ये VC और ये वाला जो V1 है उसका एडिशन होगा। सो सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू राइट VC प्लस V1, ठीक है। तो VC प्लस V1, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए V1 को पहले लिख लेता हूँ, और VC को क्या लिखूंगा देखिएगा, VC को मैं लिखूंगा ये वाला, जिस तरह से ये VC था I2 से रिलेट करके, ये VC था I3 से, ये VC I1 से रिलेट होगा। सो I1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी, I1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी, ठीक है। आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, करेक्ट है। अब देखिएगा V1 को एज इट इज कर दो, लिख दो, उसके बाद आप लिखो I1 कुछ लंबा ही बनेगा। देखिए I1 जो मेरा यहाँ पे था उसको लिख सकते हैं, I1 कैन बी रिटन एज V1 बाई आर प्लस I2, और I2 के बदले फिर ये लिख सकते हैं ना, I2 के बदले फिर ये लिख सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे। सो बस वैल्यूज पुट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सो कीप ऑन वॉचिंग। तो 1 बाई जे ओमेगा आर सी को पहले नीचे लिख लेते हैं अलग से, क्योंकि ये बड़ा एक्सप्रेशन बनने वाला मेरा I1 का। I1 के बदले में लिखूंगा V1 बाई आर प्लस I2। अगले स्टेप में I2 के बदले में भी कुछ लिख दूंगा। फिर से लिखते हैं V1 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी V1 बाई आर प्लस I2 के बदले में मैं लिखने जा रहा हूँ अब V2 बाई आर प्लस I3। एक्चुअली ये डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ मैं, I2 के बदले लिखूंगा V2 बाई आर प्लस I3 मतलब VF बाई आर, तो यहाँ पे लिख दूंगा VF बाई आर, VF बाई आर। ये मेरा हो गया यहाँ तक V0 का एक्सप्रेशन। अब आगे फिर बढ़ेंगे। तो अगला स्टेप में देखिएगा V0 इज इक्वल टू V1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी, जो कॉमन बाहर लिया था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बट एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, R तीनों के नीचे R है, आई कैन टेक कॉमन, तो यहाँ पे जे ओमेगा आर सी लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो आई थिंक बेटर रहेगा। जे ओमेगा डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, R कॉमन लिया तो ये R आ गया और C तो है ही, और अंदर में क्या बचेगा मेरे पास, तो C अंदर में बच जाएंगे V1 प्लस V2 प्लस VF, राइट, यही बचेगा। तो लिख देते हैं V1 प्लस V2 प्लस VF, ये बच जाएगा। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, तो मैं सारे V1 को एक साथ अरेंज करना चाहूँगा। तो इस इंटरेस्ट के साथ मैं क्या करूँगा, देखिए लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा V1 प्लस, इसको इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, V1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा आर सी प्लस V2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा आर सी प्लस VF डिवाइडेड बाई जे ओमेगा आर सी, ठीक है, आई कैन राइट दैट वेरी वेल। अब मैं क्या करूँगा, इस V1 को कॉमन निकाल लूँगा, तो ये V1 अगर कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी। आपके सारे टर्म्स कुछ ऐसे ही रहेंगे, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर इतने सारे टर्म्स, आई एम कन्फ्यूज। नो, आई डोंट थिंक देयर शुड बी कन्फ्यूजन, बिकॉज मेरा टर्म्स जे ओमेगा आर सी टाइप का ही टर्म्स बन रहा है।
तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टर्म बन रहा है, ये नहीं कि ये इसमें ओमेगा था, इसमें ओमेगा नहीं था, इसमें आर है, इसमें आर सी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टर्म्स मेरे सिमिलर टाइप के हैं, तो मेरे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है लिख दिया मैंने। और अगला मेरा हो जाएगा, अच्छा V2 की वैल्यू को मैं अगर पुट करूं, V2 की वैल्यू को पुट करने की कोशिश करूं, तो V2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ थी VF इंटू 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे V2 की 1 बाई जे ओमेगा आर सी, जो इसका वाला है उसको अलग कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन हो, ये इसका वाला उसका वाला कन्फ्यूज हो जाए। मेरे पास भी सेम सामान है, आपके पास भी सेम सामान है, तो हम कन्फ्यूज होंगे मेरा वाला कौन सा तुम्हारा वाला कौन सा, इसलिए इसका वाला मैंने अलग कर दिया। और यहाँ पे मैंने V2 के बदले लिख दिया VF इंटू 1 प्लस 1 बाई, मैं मेमोरी बेसिस पे लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि मैं समझ गया कि यही इसकी वैल्यू आ रहा है, ये मेरा V2 का वैल्यू है। ठीक, और ये उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस VF डिवाइडेड बाई जे ओमेगा आर सी, इसको ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में देखिएगा, थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ ताकि मुझे और जगह मिले। इसको फिर से मैं काम करता हूँ, एक स्टेप आप सुविधा के लिए ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा आर सी। वी आर नाउ मैथ स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा टर्म है, इसमें भी वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी है, इसमें भी वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी है। तो मैं निकालने वाला हूँ कॉमन वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी। तो यहाँ बच जाएगा, ये टर्म्स बच जाएगा एज इट इज, ठीक है, ये टर्म्स एज इट इज बच जाएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी, वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी ले लूँगा, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, हाँ वी एफ तो बाहर आ गया, तो वी एफ रह नहीं जाएगा अंदर, अंदर में सिर्फ रह जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। यहाँ लिखूँगा मैं 1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी, बस ये बच गया अंदर में। और यहाँ से तो ये सारा चीज़ मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ बच गया 1, ठीक है, ऐसा कुछ बच जाएगा। अब अगले स्टेप में V0 विल बी इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए फिर पिछले बार की तरह ही इसको मैं रीअरेंज करूँगा। और अच्छा V1 की वैल्यू अभी तक हमने पुट नहीं की है, तो ये तो अनफेयर है, तो V1 की वैल्यू अब जा रहा हूँ मैं पुट करने सबसे पहले। तो V1 की वैल्यू अगर पुट करूँ तो लंबा चौड़ा वैल्यू मेरे पास, देखिए याद करिए V1 की मेरी वैल्यू कहाँ, बहुत बड़ी वैल्यू थी यहाँ पे, तो इस वैल्यू को मुझे पुट करना पड़ेगा मजबूरन। तो VF की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो इट इज़ अगेन दी VF बाई जे ओमेगा आर सी तो लिखूंगा ही, उसके बाद ब्रैकेट में ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन आएगा, तो मैं लिखने जा रहा हूँ VF बाई जे ओमेगा आर सी, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस जे ओमेगा आर सी प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी। ये मेरा V1 की वैल्यू है, और बगल में मेरे पास पहले से ही है ये वाला 1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी, तो इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी, इसको तो लिखना ही लिखना है मुझे। उसके बाद प्लस, ठीक है, अगला ये तो यहाँ तक हो गया, सिर्फ अगला है फिर से ये वाला VF बाई जे ओमेगा आर सी इंटू 1 प्लस 1 बाई, ऑलरेडी मैं कॉमन निकाल चुका था, बट एक स्टेप पीछे जाके मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, तो ये लिखूँगा जे ओमेगा आर सी, ठीक है, दिस इज सी प्लस वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी, ठीक है। ये वाला स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया, नो प्रॉब्लम, रिडंडेंसी रहेगी हमारी। अब देखिए, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी है पहले वाले स्टेप में, दूसरे वाले टर्म में भी जे ओमेगा आर सी है, तीसरे वाले टर्म में भी जे ओमेगा आर सी है, राइट। मैंने यहाँ ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया था, बट डू नॉट कंसिडर इट, आप इस स्टेप को कंसिडर करें फिर से। तो इसमें आपने अभी अभी पुट किया V1 की वैल्यू, तो एक वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी इसमें भी आया है, वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी अगर ध्यान से देखा तो इसमें भी है वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी, और तीनों में वी एफ बाई जे ओमेगा आर सी है, तो वो कॉमन निकाल रहा हूँ। देखिए वी एफ डिवाइडेड बाई जे ओमेगा आर सी, ये कॉमन निकाल लिया मैंने। कॉमन निकालने के बाद मेरे पास जो बचा उसको मैं ग्रीन कलर से अंदर लिखूंगा। देखिए ये बच गया एक बड़ा सा एक्सप्रेशन 3 प्लस जे ओमेगा आर सी प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी, ये मेरा बच गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये भी है, तो इसको तो मुझे लिखना पड़ेगा, इससे मैं नहीं बच सकता। तो 1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा आर सी, ये है पहला टर्म। दूसरा टर्म अगर ध्यान दें आप, तो ये तो निकल गया, बच गया 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, और यहाँ पे बच गया 1, तो यही चीज़ पहले कर दिया था मैंने। तो ये 1 प्लस 1 मतलब समथिंग 2 प्लस दिस, है ना, तो इसके बदले हो जाएगा
2 प्लस, देखिए ये 1 और ये 1, 2 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये तो पूरा निकल गया तो 1 बचा, और ये तो है ही 1/j⍵, आप ध्यान से समझ लें, यही आएगा आपके पास, ठीक है, कॉमन निकालने के बाद। अब देखिए नेक्स्ट टर्म v0 विल बी इक्वल टू, तो मेरा मास्टर आउट में ये है, सबसे पहले तो VF/j⍵RC बाहर में ये है। अब एक चीज़ ध्यान से देख सकते हो, अब हमारे पास कोई V1 V2 V3 जैसा कोई टर्म बचा नहीं है, मेरा सब कुछ VF के टर्म्स में है और RC तो रहेगा ही। तो मैं कहीं ना कहीं अपने मंजिल तक पहुंच चुका हूं, बस थोड़ा सा इसको छोटा करने की, कंप्रेस करने की कोशिश की जाए। तो छोटा अगर मैं करूं तो कई तरीक़ों से, देखो आप इसको पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो देखिए 3 × 1 3 हो जाएगा, फिर 3 × दिस 3/दिस, दिस इंटू दिस उतना ही रहेगा, फिर दिस इंटू दिस कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, फिर दिस इंटू दिस इतना ही हो जाएगा, फिर दिस इंटू दिस जे, ये एक स्क्वायर का टर्म भी आने वाला, देखिए जे यहाँ पे, जे यहाँ, सब कुछ सेम चीज़ का स्क्वायर होने वाला है, यानी कि माइनस का कुछ टर्म्स बनेगा, बिकॉज वी नो दैट j² = -1। तो कंफ्यूज मत होना सब कैसे आ रहा सब कुछ, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इस चीज़ को, अंदर में जो मल्टीप्लाई करने के लिए है मेरे पास स्कोप, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो बाहर तो मेरे पास है ही है VF/j⍵RC, ये तो है ही मेरे पास, और अंदर में देखिए मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो हो जाएगा 3, आपको फिर से बता दूँ 3 × 1 3 हो जाएगा, फिर 3 × दिस 3/समथिंग, तो 3/दैट समथिंग मीन्स j⍵RC, ये मेरा समथिंग है, उसके बाद प्लस, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो सेम आ जाएगा समथिंग j⍵RC। उसके बाद यही टर्म्स इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा है, j⍵RC मल्टीप्लाइड बाई 1/j⍵RC मतलब 1 बन जाएगा, तो प्लस क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा, वेरी गुड। उसके बाद अगला मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, ठीक है, 3 के साथ, इसके साथ भी तो हो गया, सॉरी, अभी लास्ट वाले टर्म के साथ करूंगा, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन्स सेम चीज़, तो 1/j⍵RC आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया सेम मल्टीप्लाइड बाई सेम थिंग, तो माइनस आएगा एक, तो j² की वजह से माइनस आएगा, और नीचे में j तो खत्म, j तो -1 बन गया, j² -1 बन गया, अब बन जाएगा यहाँ पे ω² R² C², ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट बन गए, ये जो मेरे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट था उसका कर दिया मैंने सिंप्लिसिटी, और लास्ट में +2 और प्लस क्या है 1/j⍵RC को कॉपी डाउन कर दिया मैंने, j⍵RC ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेप और ले लेता हूँ थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, और मैं अब थोड़ा पीला कलर ले लेता हूँ। VF/j⍵RC तो रहेगा ही, अंदर में कुछ जोड़ घटाव कर दिया जाए, 3 है, 1 4 2 6 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 3/j⍵RC 1/j⍵RC, फिर एक और 1/j⍵RC, टोटल 5 हो जाएगा मेरे पास, 5/j⍵RC, ठीक है, प्लस, तो ये मेरा यूज हो गया, ये मेरा यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, 3 1 4 2 6 ये भी यूज हो गया, ये मैंने अभी तक नहीं किया था, तो इसको लिख देते हैं j⍵RC, और ये माइनस में मेरे पास है ही ω² R² C²। अब देखिए मैं अपने लक्ष्य पे लगभग पहुंच चुका हूँ, एक्सक्यूज मी, तो ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, V0/VF, हमको चाहिए क्या था, ये चाहिए था, शुरू में चलते हैं फिर से, चाहिए था क्या मुझे, यस ये चाहिए था VF/V0, तो ऐसा ही कुछ टर्म्स के क्लोज आ चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे VF/V0 चाहिए और मैं V0/VF निकाल रहा हूँ। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है, और एक तरह से आप ध्यान से समझो, आप VF अगर इधर चला जाए तो ये मेरा ऊपर में है, ठीक है, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर नीचे वाला है ये, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं इसको कोशिश करूँ लिखने का, क्यों मैं इसको टाइम को वेस्ट करूँ, इतने तो हम बच्चे हैं नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसको VF/V0 लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा डायरेक्टली मैं लिखने जा रहा हूँ VF/V0, आप समझ लीजिएगा, और यही मेरा बीटा है, यही मेरा बीटा है, इसको एक बार बीटा भी लिख देता हूँ, तो समझिएगा क्या होने वाला, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाने से हो जाएगा j⍵RC, ये ऊपर चला जाएगा। अब देख सकते हो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए V0 के साथ, देखिए हो रहा है, और ये VF के साथ ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो जो ऊपर में था वो नीचे चला गया, तो नीचे में पूरा टर्म लिखने वाला हूँ 6 + 5/j⍵RC प्लस j⍵RC माइनस 1/ω² R² C², ठीक है, ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ध्यान से समझ को, ये बीटा का वैल्यू है, हमने क्या बोला था, बीटा इज ए रियल नंबर, राइट, बीटा इज ए रियल नंबर, बीटा 180 डिग्री का, बीटा इज ए
रियल नंबर, क्योंकि बीटा 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देता है और 180 डिग्री की लाइन हमेशा रियल लाइन होती है, तो बीटा अगर 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे रहा है यानी ये रियल नंबर है, और अगर ये रियल नंबर है तो इसमें कोई जे का टर्म्स नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एक्सप्रेशन में ऊपर भी जे है, नीचे भी जे है, तो हम क्या ऐसा इस एक्सप्रेशन को स्क्वीज करने की कोशिश करें कि ऊपर का जे नीचे का जे कैंसिल होगा, तभी तो मेरा ये रियल नंबर बनेगा। ध्यान से समझिए, 6 रियल नंबर है, ठीक है, 6 इज ए रियल नंबर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये जो है 5/j⍵RC और यहाँ पे भी है j⍵RC। अगर आपको रीअरेंजमेंट की कोशिश करो, मैं आपको रीअरेंजमेंट पहले दिखा देता हूँ। बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर में है j⍵RC, ठीक है, ऊपर में है j⍵RC और नीचे में क्या है मेरे पास, समझिएगा इस बात को, रियल चीज़ों को एक साथ कर लेता हूँ। तो रियल नंबर में 6 है और यहाँ पे -1/ω², ये भी रियल है, इसमें कोई जे का टर्म नहीं है। ω², r², c², ये रियल पार्ट है, दिस इज माई रियल पार्ट। और ये इमेजिनरी पार्ट को अगर जे कॉमन निकाल लूँ यहाँ से समझिएगा, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, इसमें नीचे जे है, इसमें ऊपर जे है। तो इस जे को आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता होगा कि 1/j जो होता है वो -j के बराबर होता है। तो मैं ऊपर जे नीचे जे को ऊपर जे करूँ तो एक माइनस आएगा। सी इसको मैं करने वाला हूँ क्या, +j कॉमन अगर निकाल लूँ तो सबसे पहले यहाँ से जे निकलेगा तो ये ω⍵RC बन जाएगा, ω⍵RC बन जाएगा। और ये जो मेरा टर्म है वहाँ से मैं जे निकाल रहा हूँ, तो ये काइंड ऑफ -j था यहाँ पे, तभी जे निकाला तो एक माइनस आ जाएगा। तो ये दिस विल बिकम 5/ω⍵RC, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, दिस इज माई, इस एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिस इज माई रियल पार्ट, दिस इज माई इमेजिनरी पार्ट, ऊपर में भी इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मैं, समझिएगा सिंपल मैथमेटिक्स को, कि अगर मैं इसको रियल पार्ट को 0 कर दूँ, इफ दिस बिकम्स 0 तो ये खत्म, तो ये जे ऊपर भी एक जे है, नीचे भी एक जे, तो ये जे भी कैंसिल हो जाएगा, तो होल विल बिकम रियल, ठीक है, सिंपल। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं तो बीटा विल बिकम दिस बाय दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस बाय दिस जे विल गेट कैंसिल्ड, सो अगेन माई होल दिस एक्सप्रेशन विल बिकम ओके रेंडर टू रियल वैल्यू। सो मैं कहना चाहता हूं ये जो पार्ट है, दिस पार्ट हैज टू बी 0। सो सिंस बीटा इज रियल, एंड बीटा रियल क्यों है मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि बीटा 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा, इसीलिए 6 + 1/ω² r² c², सॉरी प्लस नहीं था, यह माइनस था, सॉरी ये मेरा माइनस है। सो 6 - दिस शुड बी 0। सो इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ω² r² c² विल बी इक्वल टू 1/6। सो यहाँ से देखिएगा, ओमेगा मेरा फ्रीक्वेंसी है, मैं फ्रीक्वेंसी तो निकाल रहा था, इसलिए ओमेगा से मेरा इंटरेस्ट रहेगा 6 r² c²। तो ये जो मेरा ओमेगा का वैल्यू आया वो आ जाएगा, ω² को एक बार फिर से लिख लेता हूँ, r² c², 6 तो है नीचे। अब मैं ओमेगा चाहिए मुझे, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट करूँगा, स्क्वायर रूट मतलब r² का r हो जाएगा, c² का c हो जाएगा और इसका √6 रह जाएगा। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ये होता है 2πf के टर्म्स में, तो f मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, f की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो f की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा मेरा 1/2π, इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2π था ना, जो ओमेगा का मतलब ही होता है 2πf, सो 2π इधर चला गया, RC। इस आपको अगर ओमेगा के टर्म्स में लिखना हो तो ये लिखो, और नहीं तो सबसे स्टैंडर्ड टर्म्स है तो ये लिख दो, ठीक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो आपके आर और इस सी से डिसाइड हो रहा है। अब बोलोगे सर इसमें बहुत सारे थे, लेकिन मैंने सारा आर का वैल्यू बराबर बताया था, तो 3 आर, ये आर, ये आर, ये वैल्यू मान लो इसका 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम है तो 5 ले लोगे आर का वैल्यू। सी का वैल्यू मान लो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रोफैरड ले लोगे आप। तो समथिंग लाइक दैट आपको ये वैल्यू यूज करके आप फ्रीक्वेंसी को पता कर सकते हो एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में, ठीक है। तो इतने जो मैथमेटिक्स का हमने मेहनत किया है, अब मुझे नहीं लगता आपको कुछ डिफिकल्ट लगा होगा, बिकॉज एक सिस्टमेटिक वे में मैंने कोशिश की इस चीज़ को, पूरा एक्सप्रेशन को डिराइव करने की। सो फाइनली व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस, ठीक है, सिंपल, √6 तो रहेगा ही और 2π RC रहेगा। RC का कोई रूट नहीं है, बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, √RC भी कभी कभी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। RC अपने आप में एक टाइम कांस्टेंट का वैल्यू है, और आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो RC
टाइम का रेसिप्रोकल दे रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज गिवन बाय दैट। और ये आरसी कहाँ से आ रहा है? आपके फीडबैक नेटवर्क से आ रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी कौन दे रहा है? फीडबैक नेटवर्क दे रहा है। और फीडबैक नेटवर्क क्या है? आरसी नेटवर्क है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज अ टाइप ऑफ आरसी ऑसिलेटर, ठीक है। सो फॉर सो गुड, काफी लंबा एक्सप्रेशन हमने आज समझा है, और ये इसको आप समझ गए हो तो वेन ब्रिज और इजी लगने वाला आपको। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे वेन ब्रिज ऑसिलेटर। थैंक यू फॉर नाउ।